are you all? Welcome back to my channel. My name is नवनीत कौर एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारी 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज़ चल रही है फॉर NT-UGC नेट एग्ज़ाम 2020 पेपर 2 कॉमर्स के लिए। सो गाइज़ मैं ये MCQs की सीरीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ, जिस सीरीज़ में आपको क्वेश्चंस जो होंगे बिल्कुल टोटली मिलेंगे एक्चुअल पेपर पैटर्न बेस्ड, मींस जैसे रियल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर मैं आपसे 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी पेपर 2 कॉमर्स के। एंड गाइस मैं सीरीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ सो दैट आप अपने एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज एग्जाम से पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड उसमें भी अगर आपको एक्चुअल पेपर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए सो कितनी अच्छी बात होगी, है ना। सो इसीलिए मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ सो दैट आप अपनी एग्जाम से पहले अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकें, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें, एज वेल एज एग्जाम रेडी हो जाएं। फाइन गाइज, सो आज की वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। तो हम हर वीडियो में हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। सो ये वाली वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। सो गाइज इस सीरीज़ में आप जो क्वेश्चंस करेंगे, हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो वो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की ट्राई करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रियल एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसके बाद फिर आप सोल्यूशन देखना, ठीक है। सो गाइज अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लगती है, पसंद आती है, देन इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एज वेल एज इस सीरीज़ में मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एज वेल एज बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लेना। फाइन गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल फॉर एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी इनकम टैक्स यूनिट से है एंड इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी इनकम जो है वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। सो गाइस पेपर में भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एंड आपको यहाँ से फिर करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। फाइन, सो देखते हैं। सो देखो गाइस, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कोई भी इनकम हो, चाहे वो इंडियन इनकम हो या फिर फॉरेन इनकम हो, हर टाइप की इनकम एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी इनकम यहाँ से टैक्सेबल है एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। सो इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी है, उससे जो इनकम हो रही है वो एक इंडियन इनकम है एंड इसीलिए ये टैक्सेबल होगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। सेकेंड, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन US कंट्रोल्ड फ्रॉम US। तो US में बिजनेस है और वहीं से कंट्रोल हो रहा है, मीन्स डिसीजंस वहीं से लिए जा रहे हैं, तो ये वाली इनकम जो है वो फॉरेन इनकम होती है एंड फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होती है ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, तो यहाँ पर वो भी टैक्सेबल होगी। सी इज़ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। सो अगर आप इंडियन कंपनी में डिबेंचर्स आपने परचेज़ किए हुए हैं एंड वहाँ से आपको इंटरेस्ट की जो इनकम हो रही है वो क्या है, एक इंडियन इनकम है एंड इसलिए वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। लास्ट इज़ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर से आपको जो इनकम हो रही है इंडिया में वो इंडियन इनकम है, बट क्योंकि ये एग्रीकल्चर की इनकम है एंड ये एग्जम्प्ट होती है हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, सो इसलिए इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं पे किया जाएगा। सो ये वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। फाइन, सो यहाँ पर कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल हो गई, A, B एंड C। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 हियर। फाइन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। The mean of 100 items is 80. By mistake, one item is misread as 92 instead of 29. The correct mean would be. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड यूनिट से है एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन मीन के ऊपर है। तो सिंपली यहाँ पर एक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। सो पेपर में भी आपको इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी छोटी हो सकती है, फॉर्मूला छोटा होगा जिसे अप्लाई करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बड़ी कैलकुलेशंस वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, हाँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो यहाँ पर आपको 100 आइटम्स का मीन 80 गिवन है एंड बाय मिस्टेक एक आइटम को 92 मान लिया गया है जबकि वो एक्चुअल में 29 थी। तो अब आपको बताना है कि करेक्ट मीन क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ हम देखते हैं। सो देखो गाइज, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है मीन कैलकुलेट करने का, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो मीन हमें 80 गिवन है, तो समेशन ऑफ x हमें गिवन नहीं है, नंबर ऑफ आइटम्स 100 थी, तो यहाँ से हम समेशन ऑफ x कैलकुलेट कर सकते हैं 8000। तो ये क्या आ गया, समेशन ऑफ x, जो कि क्या है इनकरेक्टेड, ठीक है, इनकरेक्ट समेशन ऑफ x। तो हमें पता है कि कौन सी आइटम रॉन्ग है, कौन सी आइटम राइट है, तो हम करेक्टेड
समेशन एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 8000 में हम जो रॉन्ग आइटम थी उसको हम लेस कर देंगे और जो करेक्ट आइटम थी उसको ऐड कर देंगे। करेक्ट क्या थी 29, तो उसको ऐड कर देंगे, और रॉन्ग थी -92, उसको लेस कर देंगे। सो कि ये क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर समेशन एक्स आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना है, करेक्ट मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्टेड समेशन एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स विच इज़ 100। तो ये क्या आ गई वैल्यू 79.37। अब देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। सो आपका आंसर था 79.37। तो यहाँ पर ऑप्शंस में ये वाली वैल्यू तो कहीं भी नहीं है। तो अब आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, तो देखो यहाँ पर 79 पॉइंट समथिंग है, तो 79 आपको गिवन है एंड 80 भी गिवन है। तो आप यहाँ से कौन सा सिलेक्ट करोगे, 79, बिकॉज वो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो नंबर है, ये 79 के क्लोज है। अगर पॉइंट के बाद 5 या फिर उससे ग्रेटर नंबर होता तो हम 80 को सिलेक्ट करते, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 79। फाइन। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कमर्शियल पेपर। तो गाइज यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स गिवन है रिलेटेड टू कमर्शियल पेपर। आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है, ठीक है। आपको ये अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका बिजनेस फाइनेंस यूनिट से है एंड टॉपिक क्या है यहाँ पर, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर एक क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर होता क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने का इंस्ट्रूमेंट है। जो बड़ी बड़ी कंपनी जो है इस मेथड को यूज़ करती हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करती हैं शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट्स गिवन है कमर्शियल पेपर के रिगार्डिंग एंड उनमें से कौन सी ट्रू नहीं है। फर्स्ट इज, इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स। तो ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जो कि कंपनीज इशू करती है शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन मनी मार्केट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ वगुल कमेटी। तो वगुल कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर इंडियन मनी मार्केट में इस इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय आरबीआई। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सेकेंड, द मैच्योरिटी पीरियड यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 91 to 180 डेज। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज कमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी टाइम पीरियड 91 से 180 डेज तक वेरी करता है। एंड इट कैन बी रिडीम्ड बिफोर द मैच्योरिटी डेट इफ द इशूइंग फर्म हैज सरप्लस फंड्स टू पे बैक। ये कह रहे हैं कि मैच्योरिटी डेट से पहले इसको रिडीम किया जा सकता है अगर फर्म के पास, जिस फर्म ने इसको इशू किया है उसके पास अगर सरप्लस फंड्स हैं तो गाइज ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज ऐसा नहीं होता। कमर्शियल पेपर को उनकी मैच्योरिटी डेट पे ही रिडीम किया जा सकता है, चाहे कंपनी के पास पहले फंड्स आ गए हों या नहीं आ गए हों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैच्योरिटी डेट पे ही रिडीम होंगे। सो ऑप्शन डी इज़ यहाँ, ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर इनकरेक्ट, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। फाइन। तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी और वो क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। तो यहाँ पर आपको टू स्टेटमेंट्स गिवन है, एक है असर्शन एंड दूसरा है रीजन। तो पेपर में भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आपको टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन की फॉर्म में गिवन होगी। आपको फिर यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ से क्या बनता है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो उसका मोटिव क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस पूछने का, बेसिकली वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को यहाँ पर टेस्ट करता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। तो यहाँ पर आपको असर्शन दे दी जाती है, एक स्टेटमेंट होती है, उसका फिर उसके नीचे रीज़न दिया होता है। आपको बताना होता है दोनों में से ट्रू कौन सी है। अगर दोनों ही ट्रू हैं तो फिर रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। असर्शन इज, टैक्स इविजन इज नॉट ओनली इलीगल बट ऑल्सो इमोरल, एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल प्रैक्टिस। कह रहे हैं कि टैक्स इविजन ना सिर्फ इलीगल है बल्कि इमोरल भी है, एंटी सोशल भी है एंड एंटी नेशनल प्रैक्टिस भी है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है बिकॉज टैक्स इविजन ऐसा ही होता है ना, टैक्स चोरी करना। तो रीज़न क्या दिया हुआ है इन्होंने, इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द टैक्स पेयर ट्राइज टू रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी बाय एक्सप्लॉइटिंग द लूप होल्स इन द लॉ। रीज़न कह रहे हैं कि टैक्स इवेजन वो सिचुएशन होती है जहाँ पर एक टैक्स पेयर अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, मीन्स वो चाहता है कि वो कम से कम टैक्स पे करे। कैसे? बाय एक्सप्लॉइटिंग द लूप होल्स इन द लॉ।
मीन्स लॉ के अंदर जो कुछ लूप होल्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करके जब एक टैक्स पेयर अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है उसे टैक्स इवेजन कहते हैं। रीज़न ये कह रहा है, तो रीज़न इज़ फॉल्स और यू कैन से इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज एक्चुअली ये टैक्स इवेजन नहीं होता, इसे हम टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। ठीक है, टैक्स इवेजन में तो क्या होता है, जहाँ पर आप अपनी इनकम को कम दिखा देते हो, एक्सपेंसेस को ज़्यादा दिखा देते हो। ठीक है, अकाउंट्स में आप जब हेरा फेरी करते हो उसे टैक्स इवेजन बोलते हैं। बट लॉ के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके अगर आप टैक्स की अपनी लायबिलिटी कम कर देते हो तो उसे टैक्स अवॉइडेंस कहा जाता है। तो रीज़न यहाँ पर क्या है, फॉल्स, बट असर्शन इज ट्रू। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया आपका, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। फाइन, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 हियर। सो ये जो क्वेश्चन था ये आपका इनकम टैक्स यूनिट से था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेशनल थ्योरीज टॉक्स अबाउट सेटिस्फायर्स एंड डिससेटिस्फायर्स। तो यहाँ पर आपको मोटिवेशनल थ्योरीज गिवन है, आपको इनमें से बताना है कि इनमें से किस थ्योरी के अंदर सेटिस्फायर्स एंड डिससेटिस्फायर्स की बात करी गई है। सो गाइज मोटिवेशनल थ्योरीज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये थ्योरीज का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। हर थ्योरी में क्या है एंड वो थ्योरी किसने दी थी, उनके प्रोपाउंडर्स के नेम भी आपको अच्छे से करने हैं। ये टॉपिक आपका बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट से है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM वाली यूनिट से है टॉपिक। ठीक है, तो मोटिवेशनल थ्योरीज आपको यहाँ पर 4 गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन। सो देखते हैं, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, मैकक्लेलैंड्स नीड थ्योरी, हर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी एंड मैकग्रेगर्स एक्स एंड वाई थ्योरी। सो गाइज मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी में तो सेटिस्फायर्स एंड डिससेटिस्फायर्स का यूज़ नहीं होता, वहाँ पर तो नीड्स की हायरार्की के बारे में बताया जाता है। 5 नीड्स होती हैं, उनकी हायरार्की के बारे में बताया जाता है। ठीक है, सेकंड मैकक्लेलैंड्स नीड थ्योरी, यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ नीड्स बताई गई थी मैकक्लेलैंड ने, तो यहाँ पर भी सेटिस्फायर्स और डिससेटिस्फायर्स का यूज़ नहीं होता। सो थर्ड इज हर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, तो यहाँ पर सेटिस्फायर्स एंड डिससेटिस्फायर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। सो गाइज मोटिवेशनल थ्योरीज आपको अच्छे से करनी है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड बाकी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या बनते हैं हर एक यूनिट से, यूनिट वाइज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं, तो उनकी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वो जाकर देख सकते हैं, आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ से मिल जाएंगे। फाइन गाइस, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। सो गाइस पेपर में भी आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स स्पेसिफिकली इस तरह से गिवन होंगी एंड आपको फिर उनमें से नीचे 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट 1 इज द ब्रीच ऑफ कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल entitles the aggrieved party to repudiate the contract and to claim for the damages from the other party. Second is the breach of warranty in a contract of sale does not entitle the aggrieved party to repudiate the contract but only entitles it to claim for the damages from the other party. So guys ये क्वेश्चन आपका यूनिट 9 दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट से है एंड जो टॉपिक यहाँ पर है वो क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी का। तो गाइज ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट ही पूरा टॉपिक जो है, पूरा एक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गाइज इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट कोर्स बनाया हुआ है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, तो अगर आपको ये एक्ट समझना है, इसके ऊपर वो कोर्स देखना है तो आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं, विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर अच्छे से इस एक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को आप वहाँ से जाकर क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंडीशन एंड वारंटी का टॉपिक भी मिल जाएगा। फाइन, सो यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट 1 कह रहे हैं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटाइटल्स द अग्रीड पार्टी टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे हैं कि अगर कंडीशन का ब्रीच होता है, मीन्स कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो वहाँ पर अग्रीड पार्टी के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है एज वेल एज डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकती है। और स्टेटमेंट 2 में कह रहे हैं कि अगर वारंटी का ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो वहाँ पर अग्रीड पार्टी को सिर्फ डैमेजेस क्लेम करने का राइट है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। तो कंडीशन जो होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एसेंशियल पार्ट होता है, मीन्स उसके बेसिस पे ही, उसके ऊपर ही सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि वारंटी जो होती है वो एडिशनल होती है। ठीक है, मेन पर्पस नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट का। तो ऐसे में अगर कंडीशन का ब्रीच होता है
तो अग्रीड पार्टी के पास यानी बायर के पास डेफिनेटली राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है और डैमेजेस के लिए क्लेम भी कर सकता है। बट वारंटी क्योंकि वो एडिशनल होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, तो अगर वो उसका ब्रीच होता है तो बायर के पास सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम करने के लिए राइट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। फाइन, सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 3, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइन, next question is question number 37. so this is a matching question. you have to match list 1 with list 2. पेपर में भी आपको इस तरह से मैचिंग क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एंड मैचिंग क्वेश्चंस गाइस काफ़ी इजी होते हैं। यहाँ पर आपके जो मार्क्स होते हैं वो करेक्ट आने के पूरे चांसेस होते हैं, आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 लिस्ट गिवन है, आपको दोनों को मैच करना है एंड फिर नीचे आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज़ करना है। सो देखते हैं लिस्ट 1 में क्या गिवन है। फर्स्ट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर आपका किस टॉपिक से है, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट से आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। एंड राइट साइड में क्या गिवन है आपको, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अमंग द फर्म्स। तो देखते हैं यहाँ से क्या करेक्ट आंसर बनता है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, फर्म इज अ प्राइस टेकर, तो 1 मैचेस विद सी। तो गाइस जब आप ऐसे मैचिंग क्वेश्चंस करो तो सबसे पहले जो भी आपको यहाँ से करेक्ट आपको मैचिंग वाला पता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप ऑप्शंस में ढूंढो। तो जैसे कि आपको सपोज फर्स्ट पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, तो अब 1 के साथ सी मैच कर रहा है, तो ये आप ऑप्शंस में देखो कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3rd और 4th ऑप्शन में आपको ये 1 के साथ सी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि 3rd और 4th में से ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो 2nd मैचेस विद ए। तो यहाँ पर 3rd और 4th दोनों में ही क्या है, 2nd के साथ ए है। तो अब 3rd देखते हैं, 3rd इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है फर्म्स के बीच में, इट मीन्स 3rd मैचेस विद डी। वो कहाँ पर है, 3rd ऑप्शन में, इट मीन्स ये वाला 3rd ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होना चाहिए। तो हम 4th भी देख लेते हैं कि 4th क्या है। 4th इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, वो किसके साथ मैच होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट के साथ, एंड वही आपको यहाँ पर गिवन है 3rd ऑप्शन में, इट मीन्स 3rd ऑप्शन इज करेक्ट है। फाइन, सो पेपर में भी आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं मैचिंग क्वेश्चंस। अगर आपको सारे पॉइंट्स नहीं आते तो जो पॉइंट्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग फिर आप ऑप्शंस में देखो कि करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। फाइन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। ट्रिप्स कम अंडर द परव्यू ऑफ IMF, UNCTAD, WTO, वर्ल्ड बैंक। सो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट यूनिट से है, विच इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। फाइन, सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ट्रिप्स जो है वो किसके अंडर आता है। तो ट्रिप्स स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ट्रिप्स का, ये WTO के अंडर आता है। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम क्या था, वो किसके लिए बनी थी, to promote multilateral trade among the countries by eliminating tariff as well as non tariff barriers। तो बैरियर्स को हटाकर फ्री ट्रेड प्रमोट करने के वजह से WTO बनाया गया था। तो उसी के अंदर काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स हैं, उनमें से एक अग्रीमेंट है ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके अग्रीमेंट है जो कि हैं जैसे कि कॉपीराइट्स हो गया, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, WTO का। सो गाइज ये चारों ही इंस्टीट्यूशंस आपको अच्छे से करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। IMF के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, UNCTAD के बारे में, WTO एज वेल एज वर्ल्ड बैंक के बारे में। इनमें से किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। सो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो अगेन आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन है एंड आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, द पर्पज ऑफ जॉब एनलार्जमेंट इज टू मेक द जॉब मोर लाइवली, चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग। स्टेटमेंट 2 इज द पर्पज ऑफ जॉब एनरिचमेंट इज टू रिड्यूस द मोनोटनी इन परफॉर्मिंग सर्टेन रिपीटेटिव जॉब्स बाय लेंथनिंग द साइकिल ऑफ ऑपरेशंस। तो गाइज ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका किस यूनिट से है, क्वेश्चन किस यूनिट से है, ये आपका है बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM यूनिट से, एंड उसमें HRM में ये आपका टॉपिक यूज़ होता है जॉब एनलार्जमेंट का एंड जॉब एनरिचमेंट का। तो अगर आपको जॉब एनलार्जमेंट का मीनिंग पता है एंड जॉब एनरिचमेंट का मीनिंग पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
तो जॉब एनलार्जमेंट में क्या होता है, जॉब एनलार्जमेंट में होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर एडिशनल टास्क ऐड कर दिए जाते हैं ताकि जो जॉब होल्डर है, जो उस जॉब को परफॉर्म कर रहा है, वो रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करते करते बोर ना हो जाए, ठीक है, मोनोटनी ना रहे। उसको रिमूव करने के लिए एडिशनल टास्क जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं जॉब के अंदर, उसे बोलते हैं जॉब एनलार्जमेंट। और जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, जहाँ पर जॉब को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, उसमें अलग अलग चीज़ें ऐड की जाती हैं, इंटरेस्टिंग जितनी हो सके। मींस जो जॉब होल्डर है उसके पास अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें ऐड करी जाती हैं ताकि जॉब को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके एंड सेटिस्फाइंग बनाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जॉब एनलार्जमेंट का पर्पज़ क्या गिवन है, टू मेक द जॉब मोर लाइवली, चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग। तो ये तो किसका पर्पज़ है, जॉब एनरिचमेंट का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। सेकेंड इज जॉब एनरिचमेंट का पर्पज़ क्या है, टू रिड्यूस मोनोटनी इन परफॉर्मिंग सर्टेन रेपिटेटिव जॉब्स बाय लेंथनिंग द साइकिल ऑफ ऑपरेशंस। तो ये पर्पज़ एक्चुअली किसका है, जॉब एनलार्जमेंट का। और यहाँ पर किसका दे दिया इन्होंने, जॉब एनरिचमेंट का। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के ही पर्पज़ क्या कर दी, इंटरचेंज कर दी, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। फाइन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Now last question, question number 40. Which of the following statements are correct about Kaizen costing? So Kaizen costing के ऊपर एक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है एंड फिर आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सो काइजन कॉस्टिंग का जो टॉपिक है ये आपका किस यूनिट से है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट से, विच इज़ यूनिट 2। तो वहाँ से आपका टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काइजन कॉस्टिंग क्या होती है, काइजन कॉस्टिंग एक कॉस्ट को रिड्यूस करने का तरीका है, जहाँ पर एक प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वहाँ पर हम कैसे कैसे कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, मीन्स कैसे वहाँ पर कम से कम वेस्ट करें ताकि कॉस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम आए, ठीक है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएँ। इस तरह से हम एफिशिएंसी लाने की कोशिश करते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में, उसे बोलते हैं काइजन कॉस्टिंग। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट इज़ It relies on cost reduction through improvement in the efficiency of production processes. तो ये statement correct है। Second, it is applied to the cost related to the manufacturing stage. तो ये statement भी correct है। Third is it focuses on cost control rather than cost reduction. तो ये statement incorrect है because Kaizen costing focus करता है cost reduction के ऊपर, ना कि cost control के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट। लास्ट इज इट फोकसेज ऑन स्मॉल इंप्रूवमेंट्स रादर देन थ्रू लार्ज इनोवेशंस। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे स्टेप्स में ट्राई किया जाता है कि कम से कम वेस्टेज हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो इसलिए 4 स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट। आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो कौन कौन सी है वो, A, B एंड D। तो A, B एंड D कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3। फाइन। सो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके इस MCQ सीरीज़ में, बिल्कुल टोटली बेस्ड ऑन एक्चुअल पेपर पैटर्न। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है। इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फर्दर 10 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।